हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने 9 टेस्ट डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं टेस्ट नंबर 10 पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जेम्स एल ग्रीन, बी कार्तिक राज, सी नेताली बटाला और डी है आपके अमित क्षत्रिय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमित क्षत्रिय को नासा ने अपने नए मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा और मंगल पर एजेंसी की मानव अन्वेषण गतिविधियों को अंजाम देना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? एन.के. सिंह, डिल्मा रूसेफ, मार्कोस त्रोहियो और अमिताभ कांत। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, डिल्मा रूसेफ को इन्होंने चुना है और ये जगह लेंगे मार्कोस त्रोहियो की। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर उत्तर भारत के पहले डाटा सेंट योटा D1 का लोकार्पण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भारत के पहले डाटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? ए है स्पेन, बी ब्राज़ील, सी पुर्तगाल और डी है आपका अर्जेंटीना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन के दूतावास ने ठीक है, स्पेन के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है। इसको आप इसके क्वेश्चन में इसका आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा है, यह दिवस विश्व विख्यात पक्षी विशेषज्ञ एवं प्रकृतिवादी डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पांचवें का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। याद रखिएगा, जो प्रकृतिविद है यानी कि डॉक्टर सलीम है, इन्हें पक्षी मानव के नाम से भी जाना जाता है और इनकी एक लोकप्रिय पुस्तक है बर्ड्स ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई हैं? विद्या कांबले, पद्मा लक्ष्मी, स्वाति विधान बरुआ और जोयता मंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, पद्मा लक्ष्मी को पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है जिन्हें राज्य बार काउंसिल के साथ वकील के रूप में नामांकित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक प्रकाशन के अनुसार देश के सभी राज्यों की ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता में कर्नाटक का शीर्ष स्थान है। दूसरा है, 15,225 मेगावाट के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ये दोनों ही कथन सही हैं। याद रखिएगा, भारतीय राज्यों में रिजर्व बैंक द्वारा जारी सांख्यिकी की पुस्तिका 2021-22 जो इसकी सांख्यिकी प्रकाशन का 7वां संस्करण था इसके अनुसार 13,153 के साथ मेगावाट के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर है और 10,267 मेगावाट के साथ महाराष्ट्र को चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश 3,889 मेगावाट के साथ 9वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? राजदीप सरदेसाई, रचना बिस्वत रावत, चेतन भगत या मनोज सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, रचना बिस्वत रावत। इनकी जो पुस्तक है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखी है और ये दिवंगत जनरल विपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर केंद्रित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जुलाई 2022 में किस भारतीय संस्थान या मंत्रालय द्वारा हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, बी है उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय, सी है पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय और डी आपका नीति आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए, जो करूर वैश्य बैंक है, इसके ऊपर इसने जुर्माना लगाया है, याद रखिएगा।
इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? सिटी ग्रुप, फर्स्ट सिटीजन बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, फर्स्ट सिटीजन बैंक। 12वां क्वेश्चन दे रखा है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, न्यायाधीश बेला त्रिवेदी और न्यायाधीश जेवी पारदीवाला ने अधिनियम के पक्ष में राय दी है। जनवरी 2018 में संसद ने 103वें संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दी थी। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। पहला और दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरे कथन में जो दे रखा है 2018 में, ये 2018 में ना होकर 2019 में इसको मंजूरी दी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड वन वेब के कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 36 जो सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, उनको लोअर अर्थ ऑर्बिट में भारत ने सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट के माध्यम से स्थापित किया है। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, 14 क्वेश्चन है, रीसैट-2 के उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, रीसैट-2 उपग्रह इसरो द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया। दूसरा है, रीसैट-2 को 20 जून 2009 को PSLV C-12 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तीसरा दे रखा है आपका, रीसैट-2 भारत का पहला आई इन द स्काई उपग्रह है। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, पहला और तीसरा कथन सही है। जबकि दूसरे की आप बात करते हैं तो जो यहाँ पर डेट दे रखी है 20 जून 2009, ये 20 जून को ना होकर 20 अप्रैल 2009 को हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, साल 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ, अनुज मेहता, पीयूष गोयल या डॉक्टर तपन सैकिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, तपन सैकिया को 2023 के असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड इन्हें स्वास्थ्य सेवा या कैंसर देखभाल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसियान ने सैद्धांतिक रूप से तिमोर लेस्ते को अपने 12वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। इसकी घोषणा आसियान द्वारा 11 नवंबर 2022 को कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में आयोजित बैठक में की गई थी। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है इसमें। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाएगा, देखिए पहले तो हम इसे देख लेते हैं। आसियान की जो ये बैठक हुई थी, ये 11वें सदस्य के रूप में चुने गए थे, ठीक है। तो ये 12वां नहीं है, यानी कि पहला आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड है, इसकी घोषणा 11 नवंबर 2022 को नहीं बल्कि 11 नवंबर 2023 को हुई थी। तो इस अकॉर्डिंग आपके दोनों ही जो कथन है वो गलत है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है? दिल्ली कैपिटल, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का वो होगा ऑप्शन सी, मुंबई इंडियंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला निजी रॉकेट है? विक्रम एस, कलाम एस, हरिकोटा एम या उड़ान के, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का वो है आपका ऑप्शन ए, विक्रम एस। हरिकोटा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम सब ऑर्बिटल विक्रम एस का सफल परीक्षण यहाँ से किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? निखत जरीन, मैरी कॉम, लवलीना बोरगोहेन या स्वीटी बूरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, निखत जरीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। श्री लूला डा सिल्वा ने अक्टूबर में जेयर बोल्सोनारो को हराकर जीत हासिल की थी। तो ये दोनों ही कथन सही है। आपका क्वेश्चन जो होगा, ऑप्शन जो होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की किस कंपनी को फायर रेसिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस प्राप्त हुआ है? जिंदल स्टील, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या JSW स्टील? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, जिंदल स्टील। जिंदल स्टील एवं पावर को रायगढ़ छत्तीसगढ़ में अपनी रेल मिल और स्पेशल प्रोफाइल मिल में भारत की पहली फायर रेसिस्टेंट स्टील के निर्माण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। BIS एक राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2022 जारी किया है। दूसरा है, सबसे छोटे पेटेंट फाइलिंग वाले शीर्ष 2 देश में अमेरिका और चीन है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में दायर किए गए पेटेंट आवेदनों में से 57.3% अनिवासी थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा कथन सही है। कैसे, देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2022 को जारी किया। दुनिया भर में 3.4 मिलियन पेटेंट आवेदन दायर किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.6% अधिक है। सबसे अधिक पेटेंट की बात करते हैं तो इसमें भारत और चीन है, ना कि अमेरिका। तो इस वजह से आपका ऑप्शन जो कथन है सेकंड वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो ये पहल है आपके शिक्षा मंत्रालय की। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री फॉर राइजिंग इंडिया, इसका जो फुल फॉर्म है PM श्री के प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है, याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। और इसके द्वारा लगभग देश में 9000 स्कूलों को चुना गया है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी है, नई दिल्ली। ठीक है। ये नई दिल्ली में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन 27 से 28 मार्च 2023 में किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार निगम नेटवर्क लिंक अब राष्ट्रीय राजधानी में शुरू हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है अजय सिंह, गगन मोहांती, विजेंद्र सिंह और मैरी कॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, अजय सिंह। अगला प्रश्न दे रखा है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, कथन ए और दूसरा है कारण आर। कथन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र के 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विशेष क्षतिपूरक कोष बनाने पर सहमति हो गई है। कारण दे रखा है, इस कोष से विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान की भरपाई करने में सहायता मिलेगी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों ही सही है और उसकी व्याख्या भी सही की गई है। अगला प्रश्न दे रखा है, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, बिहार या कर्नाटक। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक के 20 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में नलों से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए वर्ल्ड बैंक ने 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है। अगला प्रश्न दे रखा है, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? ऑप्शन है कतर, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और चीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात ने जीनोम रणनीति को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जीनोम कार्यक्रम के विकास और कार्यान्वयन का समर्थन करना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग DRDO और किसके सहयोग से की है? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या इंडियन आर्मी। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन एयरफोर्स।
नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बी ऑप्शन है टाटा ग्रुप, सी है DRDO और डी है आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपए की लागत पर 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है। पहला अनुबंध भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित किया है, जो 1982 करोड़ रुपए की स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी, किसके साथ थी? तो ये देखते हैं हीनयान महासांघिका की, आजीविका संप्रदाय की और डी ऑप्शन है वज्रयान की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी जो दे रखा है महासांघिक की। ठीक है, हेमवत संप्रदाय महासांघिक संप्रदाय की शाखा थी। यह आचार्य कश्यप गोत्र द्वारा स्थापित बौद्ध मठों तथा उनके भिक्षुओं के प्रचार के फलस्वरूप एक विशिष्ट बौद्ध संप्रदाय था। अगला प्रश्न दे रखा है, मगध के शासक अजातशत्रु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, उसने अपने पिता की हत्या कर सिंहासन पर कब्जा किया था। उसने वैशाली को मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसने पाटलिपुत्र की किलेबंदी कराई थी। तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा इसलिए सही नहीं है क्योंकि जो किलेबंदी थी वो अजातशत्रु ने नहीं बल्कि उसके पुत्र उदयन ने कराई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुप्त काल में किस स्थान पर सर्वप्रथम ब्राह्मण पुरोहितों को भूस्वामी के रूप में उदय हुआ था? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है पश्चिम उत्तर भारत, सी ऑप्शन है दक्कन और डी है आपका मगध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 34वां क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन दे रखा है, यहाँ का समाज मातृ सत्तात्मक था। ऑप्शन बी है, यूनिकॉर्न सबसे महत्वपूर्ण पशु था। सी है, राखी गढ़ी से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी दे रखा है, मोहनजोदाड़ो से पुजारी की मूर्ति मिली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राखी गढ़ी से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये गलत है। ठीक है। देखते हैं, भारतीय संस्कृति में मंदिर बनाने का प्रथम प्रमाण गुप्त काल से प्राप्त हुआ है। पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की छोटी मूर्ति, मोहरों आदि के चित्र चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा में धार्मिक विचारधारा, मातृदेवी, पशुपतिनाथ, योनि, लिंग, वृक्ष आदि की पूजा की जाती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा मंदिर के सबसे पहले जो प्रमाण मिले हैं वो गुप्त काल में मिले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण कराया। सेकंड दे रखा है, 1717 ईस्वी में कंपनी को मुर्शिद कुली खां से व्यापार करने का फरमान प्राप्त हुआ था। इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो देखिए, सेकंड जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जिसमें केवल 2 दे रखा है, ये असत्य है क्योंकि जो 1717 में मुर्शिद कुली खां की जगह जो फारूक शियार था उससे फरमान प्राप्त हुआ था। इसे ठीक है, इसे सुनहरा फरमान भी कहा जाता है कई जगह, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दे रखा है। 36वां क्वेश्चन है, बाजीराव प्रथम ने किस यूरोपीय शक्ति को सिलसित में पराजित किया था? ऑप्शन है अंग्रेज, बी पुर्तगाली, सी डच और डी है आपका फ्रांसीसी। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, मुगल काल में नसक का प्रचलन किस रूप में था? भू राजस्व के रूप में, सैन्य प्रशासन के रूप में, राजकीय पोशाक के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, भू राजस्व के रूप में। ठीक है, मुगल काल में नसक का प्रचलन भू राजस्व के रूप में था। यह प्रणाली मुगल कालीन शासक अकबर के समय में प्रचलन में थी। इसे मध्यकालीन विद्वानों द्वारा ककूत या आकलन भी कहा जाता है। यह प्रणाली किसानों द्वारा अतीत में अदा किए जाने वाले राजस्व के आधार पर उसकी मौजूदा देनदारी के बारे में लगाया गया आकलन होता था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बीजक संत दादू के उपदेशों का संकलन है। दूसरा कथन दे रखा है, पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
तो ये दोनों ही कथन गलत हैं, तो आपका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि बीजक संत कबीर की रचना है जिसमें उन्होंने साखियों का संग्रह किया है। पुष्टिमान भक्ति की एक धारा है जिसका प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया है। अगला प्रश्न है, अधिकारी और उनसे संबंधित विभाग दे रखे हैं। तो देखिए, बरीद का संबंध है खुफिया अधिकारी से, वाक्यनवीस का संबंध है सूचना अधिकारी से, अमलगुजार का संबंध है भू राजस्व अधिकारी से और काजी का संबंध है न्याय प्रशासन से। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें विजयनगर के क्षेत्र और उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जिंजी का संबंध महाराष्ट्र से नहीं है। ठीक है, देखिए, किलोन केरल राज्य में अरब सागर के तट पर एक बंदरगाह है और यहाँ अष्टमुड़ी झील अवस्थित है। जिंजी तमिलनाडु में स्थित है। जिंजी के दुर्ग का छत्रपति शिवाजी ने अधिकृत किया था। अंग्रेजों ने इसे दक्षिण का टॉय कहा था। रामानाथपुरम केरल के पलक्कड़ में स्थित है। चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। यहाँ 11वीं शताब्दी में निर्मित चंद्रगिरी दुर्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कथन है रजिया ने राजपूतों पर नियंत्रण के लिए रणथंभौर पर आक्रमण किया तथा सल्तनत में शांति व्यवस्था कायम की। कारण है, रजिया ने अपने प्रति वफादार अमीरों का एक दल खड़ा किया और एक गैर तुर्क को ऊंचा पद दिया। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। दोनों कथन तो सही हैं लेकिन कारण उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, 42 का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें ग्रंथकार और उनसे संबंधित मूल ग्रंथ दे रखे हैं। तो वारामहीर का संबंध किससे है? वारामहीर का संबंध है वृहत संहिता से। ठीक है, इसके बाद देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, मृच्छकटिका का संबंध है आपके शूद्रक से। ठीक है, तो मृच्छकटिका का संबंध शूद्रक से हो जाएगा। विशाख दत्त का जो संबंध है आपका, ठीक है, विशाख दत्त का संबंध है देवी चंद्रगुप्तम से। और विल्हण का संबंध है आपके, ठीक है, विल्हण का संबंध है आपके प्रबंध, ठीक है, विल्हण का संबंध है आपके प्रबंध चिंतामणि से। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 43 क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपके स्थान दे रखे हैं और वो किसके नाम पर बने हैं ये दिया गया है। तो देखिए, तुगलकाबाद बना था आपकी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। ठीक है, इसके बाद आदिलाबाद की स्थापना हुई थी मोहम्मद तुगलक के लिए। फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के लिए हुई थी और खिजराबाद की हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी सूचियाँ दे रखी हैं। ठीक है, एक सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है तो वो देख लेते हैं। देखिए, 44 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। तो देखिए, नव साहसांक चरित्र का संबंध है आपके पद्मगुप्त से। ठीक है, ओके। गोडवाह का संबंध है आपके वाक्यपति राज से। राजतरंगिणी का संबंध है आपके कलहण से और विक्रम देवचरित का संबंध है आपके विल्हण से। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्ण किया गया है? लौरियानंदगढ़ स्तंभ, रामपुरवा का सिंह स्तंभ, दिल्ली टोपरा का स्तंभ या सारनाथ का स्तंभ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इस पर मोर का चित्र वर्णित है जिसे मौर्य वंश या मौर्य वंश को इंगित करता है। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में सही कालक्रम में सजाइए। सातवाहन वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या गुप्त वंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मौर्य वंश जो कि 323 से 184 ईसा पूर्व, जिसके बाद सातवाहन वंश आया था 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी। कुषाण वंश जो भारत में सर्वप्रथम कुजल कडफिसेस नामक कुषाण शासक का शासनकाल था, 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक था। और सबसे अंत में गुप्त वंश आया था जो 275 ईस्वी से 550 ईस्वी के क्रम में था। अगला प्रश्न दे रखा है, नेतृत्वकर्ता और उनसे संबंधित स्थान है।
तो इसमें जो दे रखा है कृष्ण कुषाण मित्र, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्ले और श्री जी हरि सर्वोत्तम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कृष्ण कुमार मित्र का संबंध बंगाल से है, लाला लाजपत का संबंध जो है पंजाब से है, चिदम्बरम पिल्ले का संबंध मद्रास से है और श्री जी हरि सर्वोत्तम का संबंध आंध्र प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका वंदे मातरम का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किस आंदोलन के दौरान किया गया था? बंग भंग विरोधी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या डी है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका बंग भंग आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। इस आंदोलन के दौरान कलकत्ता की सड़कों पर वंदे मातरम की गूंज ने आंदोलन को एक नई दिशा दी थी और यह गीत रातों रात बंगाल का राष्ट्रीय गीत बन गया था। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला प्रश्न दे रखा है 1857 के विद्रोह के लिए निम्न में से कौन सा सैन्य कारण जिम्मेदार था? ऑप्शन है आपके भारत और ब्रिटिश सैनिकों के मध्य वेतन और पेंशन संबंधी मुद्दे, बी है आपका हड़प नीति का सिद्धांत, सी है जॉन लॉरेंस की गैर हस्तक्षेप नीति, डी ऑप्शन है इनाम आयोग की स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के मध्य वेतन एवं पेंशन संबंधी मुद्दे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, स्मारक और उनसे संबंधित स्थान दे रखे हैं। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया आपके मुंबई में है, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, इंडिया गेट दिल्ली और चार मीनार का संबंध है हैदराबाद से। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दे रखा है, किस वायसराय ने यह अवलोकन किया था कि यह दुनिया बहुत खूबसूरत है किंतु यह गांधी के लिए नहीं है? तो ये किया गया था लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा कहा गया कथन है। उन्होंने ही कहा था कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है लेकिन गांधी के लिए नहीं है। विलिंगडन के काल में ही अगस्त 1932 में मैकडॉनल्ड ने प्रसिद्ध सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दे रखा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में कौन शामिल नहीं था? आनंद चार्लू, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आनंद चार्लू। इन्होंने मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ना कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के। अगला प्रश्न दे रखा है, सूची दे रखी है लेखक और उनसे संबंधित पुस्तकें हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी का जो संबंध है हिंद स्वराज से है, ठीक है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है और द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की है। तो इस अकॉर्डिंग 53 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ भी सूची दे रखी है, राज्य और उनसे संबंधित नृत्य दे रखे हैं, शास्त्रीय नृत्य। तो देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के लिए है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में प्रचलित है। कथक उत्तर प्रदेश के लिए, उड़ीसा के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानसून के आगमन और प्रस्थान की तिथियों को उनकी संभावित तिथियों से सुमेलित कीजिए। तो देखिए कन्याकुमारी, अगरतला, आइजोल में मानसून के आगमन की तिथि क्या है? तो ये तिथि है आपकी 1 जून, ठीक है। इसके बाद अमृतसर, गंगानगर, फिरोजपुर, जोधपुर में मानसून के आगमन की तिथि क्या है? ये तिथि है आपकी 1 जुलाई। बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम के मानसून के लौटने की तिथि क्या है? वो है आपका 1 नवंबर। इसके बाद आपकी बात करते हैं अमृतसर, गंगानगर, फिरोजपुर, जोधपुर के मानसून के लौटने की तिथि, तो वो है आपकी 1 सितंबर। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी सूचियों का मिलान करना है। केंद्र और उनके उद्योग दे रखे हैं। तो ओसाका सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए है। क्यूबा सिगार के लिए है और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? गैबॉन, सोमालिया, भूमध्य रेखा गिनी या रवांडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का, वो है आपका ऑप्शन डी, 3 औजार, यानी कि भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप के कर्क और मकर विषुवत रेखा पर
अवस्थित है पूर्व से पश्चिम के क्रम में। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों लाइन जाती हैं। ठीक है, कर्क रेखा में अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं? मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मोरितानिया और पश्चिम सहारा। मकर रेखा से मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। और डी आपका जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है उससे होकर जाता है सोमालिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या जायरे, कांगो और गैबन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 क्वेश्चन है आपका। क्षेत्र और उनसे संबंधित खनिज दे रखे हैं, इसमें मिलान करना है, बताना है कौन सा सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। क्योंझोर उड़ीसा में स्थित उत्पादक क्षेत्र है, वहीं रंगपुर सिक्किम में स्थित तांबा उत्पादक क्षेत्र है, दरीबा राजस्थान में स्थित तांबा उत्पादक क्षेत्र, फुटका पहाड़ छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नदी और उससे सहायक नदी बतानी है। तो देखिए, घाघरा राप्ती नदी की घाघरा की सहायक नदी राप्ती है, कोसी की अरुण है, सोन की रेहंद है, दामोदर की बराकर है। तो ये सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन जो डी होगा वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है झूम कृषि के निम्नलिखित प्रकारों और उनसे संबंधित राज्यों पर विचार कीजिए। वेबर मध्य प्रदेश, पामा दाबी उड़ीसा, कुरवा झारखंड। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो देखिए, कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। हालांकि ये भारत के अन्य हिस्सों में भी प्रचलित है जहां इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसे वेबर, उड़ीसा में पामा डाबी और झारखंड में कुरवा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ट्रक कृषि संबंधित है साग और सब्जी से। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। 63 क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, 63 आइबेरियन प्रायद्वीप दे रखे हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति दे रखी है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का वो ऑप्शन बी होगा। आइबेरियन जो है वो बिस्के की खाड़ी, बाल्कन काला सागर, कोला प्रायद्वीप श्वेत सागर और केप यार कारपेंटेरिया खाड़ी। तो ये सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन भूगोलक के प्रमुख नगर प्राइमेट सिटी की संकल्पना से संबंधित है? ऑगस्ट लॉज, मार्क जेफरसन, ग्रिफिथ टेलर या डब्ल्यू क्रिस्टोलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, मार्क जेफरसन। प्रमुख नगर या प्राइमेट सिटी की संकल्पना अमेरिकी भूगोलज्ञ मार्क जेफरसन ने 1939 में प्रतिपादित की थी। प्रमुख नगर वह नगर होता है जिसकी जनसंख्या दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगर से कम 2 गुनी हो, साथ ही उस नगर का आर्थिक व राजनीतिक महत्व भी अपेक्षाकृत, ठीक है, जो उसका महत्व है वो अपेक्षाकृत अधिक हो। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ खनिज संसाधन का विपुल भंडार है। सेकंड कथन है आपका, कर्नाटक पठार की चट्टानें आगन्य अथवा रवेदार तथा इनमें से कहीं भी प्राचीन जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्ण रेखा और वंशधारा। कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है ये बताना है। तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि नागावली और वंशधारा जो है वो पूर्वी घाट से निकलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में किर्गिस्तान या उज्बेकिस्तान देश स्थित है। तो ये स्थित है आपके मध्य एशिया यानी कि ऑप्शन ए आपका जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए प्रथम अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है। ऑप्शन है दक्षिण गंगोत्री, उत्तर गंगोत्री, भारती या मैत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 से 84 में की गई थी। अंटार्कटिका में भारत के कई और अनुसंधान केंद्र हैं जिनमें मैत्री 1988 से संचालित है, भारती मार्च 2012 से संचालित किया गया है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। जनजातियां और उनसे संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। मसाई का जो संबंध है वो अफ्रीका से है। माओरी न्यूजीलैंड में रहने वाली जनजाति है। बद्दू जनजाति मध्य पूर्वी रेगिस्तान में रहती है और बिंदुबू जनजाति जो है वो ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण हिंद महासागर में मानसूनी पवनों के मौसमी परिवर्तन का प्रभाव धरातल पर अत्यंत तीव्र होता है। दूसरा है उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रति विषुवत रेखीय धारा कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। केवल 2 सही है, क्योंकि दक्षिण हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं के मौसमी परिवर्तन का प्रभाव धाराओं पर अत्यंत कम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या होगा? उपयुक्त बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी कैसे होगा? क्योंकि जब हम नीचे उतरेंगे तो बैंकॉक, ठीक है, तो जो नीचे उतरते हैं उसमें जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, हनोई वियतनाम की, जकार्ता इंडोनेशिया की और सिंगापुर की। अगला प्रश्न दे रखा है, 72 नंबर का क्वेश्चन है। जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट स्ट्रीम का संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच होता है। दूसरा है, जेट स्ट्रीम का प्रवाह मार्ग विसर्पित तथा लहरदार होता है। तीसरा आपका कथन दे रखा है, जेट स्ट्रीम के विस्तार में मौसमी परिवर्तन होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित है? उत्पादन क्षेत्र और खनिज दे रखे हैं। तो देखिए ऑप्शन बी जो है आपका एकदम करेक्ट होगा। 2 और 3 जो है वो सही है। दरीबा जो है वो सही नहीं है। दरीबा में बॉक्साइट का नहीं बल्कि तांबा के उत्पादन का मुख्य केंद्र है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? जो आपका पहला दे रखा है राजस्थान, गुजरात, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो गुजरात और पश्चिम बंगाल है वो समुद्री सीमा के साथ आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। वनस्पतियां दे रखी हैं, उनसे संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। चैप्रल उत्तरी अमेरिका, माकी दक्षिणी यूरोप, फिनबॉस दक्षिण अफ्रीका और माले स्क्रब ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। 76 क्वेश्चन है, कॉफ़ी की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। दूसरा है, इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। और तीसरा है, इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। तो 76 है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी। पहला और दूसरा कथन सही है। 77 क्वेश्चन पे देखते हैं, दीवानी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। इसका संबंध पहला जो दे रखा है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन व अवहेलना से होता है। दूसरा है, इसके अंतर्गत दायर याचिका पर अदालत राहत की व्यवस्था करवाती है। तो 77 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दोनों ही कथन जो है वो आपके सही हैं। 78 क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया था? ऑप्शन है ए, द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन। बी है, गवर्नर जनरल परिषद को एक सदन माना गया। सी है, केंद्रीय विधानमंडल के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन। डी है, आपके केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या में कमी। तो 78 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बताना है कि 1919 का जो अधिनियम है उसे किस और नाम से भी जाना जाता है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। 79 क्वेश्चन है, प्रस्तावना में भारत को एक गणराज्य घोषित किया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन इसकी पुष्टि नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपका राज्य के मुखिया की नियुक्ति वंशानुगत होती है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रचलन है।
दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में अत्यंत जटिल प्रक्रिया का प्रावधान है। दोनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है, तो ऑप्शन बी बंदरगाह जो है वो संघ सूची का है, बाकी सभी जो विषय हैं वो राज्य सूची के हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 82वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें प्राप्त होती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। दूसरा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व में विजयी उम्मीदवारों को वोटों का बहुमत हासिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 82 का ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, यानी कि ये दोनों ही जो कथन हैं वो आपके करेक्ट हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संविधान में किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा है आपका धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। फोर्थ दे रखा है, धार्मिक समुदाय में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति दी गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका 83 का ये सभी, यानी कि ये चारों ही जो कथन है वो आपके करेक्ट हैं। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताना है। 1960 में मुंबई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बन गए। मणिपुर से अलग होकर 1972 में मेघालय राज्य का निर्माण हुआ। सी है नागालैंड का राज्य का गठन जो है वो 1963 में हुआ। और डी है आपका मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका गलत दे रखा है। मणिपुर और त्रिपुरा राज्य 1972 में अस्तित्व में आए थे। ठीक है, असम से अलग होकर 1972 में असम मेघालय राज्य बनाया गया था, ना कि मणिपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री के रूप में रह सकता है 6 महीने तक, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा किसे संबंधित हैं। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, फ्रैंक मेरिनी, एल्टन मेयो या गेबलर आर्सबोल्ड। तो इसका 86 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा आपका। फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स संबंधित हैं किससे, विकास प्रशासन की अवधारणा से। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में इन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 87 क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाममात्र या संवैधानिक और नाममात्र। कूट की सहायता से उत्तर देना है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को औपचारिक, विधिक और संवैधानिक और नाममात्र के जो अधिकार हैं वो प्राप्त हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रपति और उनसे संबंधित अवधि दे रखी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। फ़खरुद्दीन जो अली हैं उनका कार्यकाल 1974 से 1977 तक का था। संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल था वो 1977 से 1982 तक था। जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1967 से 69 के लिए था और वीवी गिरी 1969 से 74 तक के रहे थे। सूची 2 जो 89 क्वेश्चन है उसमें भी आपकी सूची का मिलान करना है। सूची 1 और 2 है लोक लेखा समिति आपकी वित्तीय समिति है। ठीक है, इसके बाद याचिका समिति आपकी कार्यकारी समिति है। के बाद आता है स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति आपकी तदर्थ समिति है और विभागीय समिति आपकी है स्टैंडिंग समिति। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, संसद का पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। तो संसद का पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था 1968 में, चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां यह 1969 में पारित भी हुआ था, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में चौथी लोकसभा के विघटित होने के कारण यह जो विधेयक है वो समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न दे रखा है 91 क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या विधि मंत्री के द्वारा। तो इसका
करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 174 क्लॉज 2 के सब क्लॉज क यानी कि ए के तहत राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा समय समय पर दिया जाता है। राज्यपाल आर्टिकल 174 के क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के अनुसार समय समय पर विधानसभा का विघटन कर सकेगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है 92 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सी ऑप्शन दे रखा है आपका, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। डी है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। कौन सा इसमें सही नहीं है ये बताना है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न दे रखा है, इसमें भी सूची है, पंचायत समिति और संबंधित प्रांत हैं वो दे रखे हैं। 93 के क्वेश्चन है। तो देखिए, जनपद पंचायत का संबंध है आपके मध्य प्रदेश से। ठीक है, जनपद पंचायत का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से संबंध है इसका। इसके बाद क्षेत्र पंचायत का संबंध है आपके उत्तर प्रदेश से यानी कि डी। तालुका परिषद का संबंध है आपके गुजरात से और आंचलिक परिषद का संबंध है आपके पश्चिम बंगाल से। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? बान की मून, जेवियर पेरेस डी क्विलार, बुतरस बुतरस घाली या यू थांट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का, वो है आपका ऑप्शन सी, बुतरस बुतरस घाली। ठीक है, ये 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 तक इनका कार्यकाल रहा था। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो ये आपका ऑप्शन डी है, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, इसका अलग अलग पारित होना 2/3 बहुमत से आवश्यक है। अगला प्रश्न दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अधिनियम और संशोधन के दिवस दे रखे हैं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? गोल्ड या मरकरी, सोडियम और आयरन, पोटेशियम और हाइड्रोजन या पोटेशियम और गोल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पोटेशियम और गोल्ड। उपयुक्त में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम की है और सबसे कम है अभिक्रियाशीलता गोल्ड की। अभिक्रियाशीलता में अवरोही क्रम में अगर हम देखते हैं तो पहला पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक और आयरन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, सूची को मिलान करना है। चुंबकीय का संबंध कोबाल्ट से है। ठीक है, चुंबकीय आपके कोबाल्ट से संबंधित है। मैग्नेस का संबंध है आपके यूनान से। मैग्नेटाइट का संबंध है आपके प्राकृतिक चुंबक से और चुंबकीय का संबंध है आपके मिट्टी से। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो करेक्ट है। ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक है और आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब 100वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किसी तीर के एक सिरे की धनुष की तनित डोर्स पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा कहलाती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 101वां क्वेश्चन है, पुष्प के विभिन्न भागों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर या मूलांकुर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है 101 का वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, जो मूलांकुर होता है वो बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं। ये मूलांकर बीज से संबंधित है, ना कि पुष्प से। 102वां क्वेश्चन है, फ्लैक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और रेशम उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? ये बताना है। तो 102 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जो है वो संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। अब ये होता क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, ऐसे रासायनिक पदार्थ से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप या जंतु नहीं है उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, 103वां क्वेश्चन है, इसमें भी विटामिन दे रखे हैं, उनसे संबंधित रोग दे रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा।
ठीक है, किस तरीके से होगा वो भी देख लेते हैं। देखिए, विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता हो जाती है, विटामिन बी की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किन्हें या किसे पादप खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पत्ते को, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन या जेल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का ऑप्शन ए जो है उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 106वां क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड और शर्करा उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। अमीनो अम्ल जो है वो कार्बोहाइड्रेट का नहीं बल्कि प्रोटीन का प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड उल्टा बनता है? वन का, घास स्थल का, शुष्क स्थल का या समुद्र का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके समुद्र का, यानी कि ऑप्शन डी। समुद्र में जैव भार खाद्य पिरामिड प्राय उल्टे होते हैं क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से अधिक होती है। अगला प्रश्न दे रखा है 108वां, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तत्व सोलर सेल में उपयोग किए जाते हैं? सिलिकॉन, सीरियम, एस्टेटिन या वेनेडियम? कूट से सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए वो सही है। सोलर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सोलर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, परंतु सौर सेलों को बनाने में उपयोग होने वाला विशिष्ट श्रेणी में सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 109वां क्वेश्चन है, विद्युत जनित परिवर्तित क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार इसका मोटा या पतला होना निर्धारित होता है। दूसरा है, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो दूसरा कथन है वो सही है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि ध्वनि का वह लक्षण जिससे उसके मोटे या पतले होने का निर्धारण होता है उसे तारत्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहेंगे। यदि आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होगा और आवृत्ति निम्न है तो तारत्व भी निम्न होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेरी कल्चर का संबंध किससे है? तो मेरी कल्चर का संबंध है भोजन के लिए समुद्र मछलियों के संवर्धन से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। 112वां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें प्राकृतिक स्रोत और उनसे संबंधित अम्ल दे रखे हैं। मधुमक्खी के डंक से क्या मिलता है? वो है आपका मैथेनॉइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। तो ये आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इमली से टार्ट्रिक एसिड मिलता है, यानी कि ए आपका रहेगा। टमाटर से आपका ऑक्जेलेटिक मिलता है और सिरका से आपका मिलता है आपका एसिटिक अम्ल। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 113वां क्वेश्चन है, जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। कारण है, जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। ये दोनों ही कथन सही हैं और व्याख्या भी सही की गई है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है 114वां, वैज्ञानिक कार्य सिद्धांत के रूप में वर्णित करना है। तो वुल्फयांग, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। 114 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस गैस के कारण पावर रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पावर रोटी या केक व अन्य खाद्य पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रिया में बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा या टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसके कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक को फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
इसमें रोग और रोगों के प्रकार दे रखे हैं, ठीक है। हीमोफीलिया किसकी कमी से होता है, डायबिटीज़, रिकेट्स, रिंगवर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का, वो है आपका ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। न्यूक्लिक अम्ल और लक्षण दे रखा है। तो देखिए, आरआरएनए का संबंध होता है प्रोटीन से, ठीक है। टीआरएनए का संबंध होता है आपके अमीनो अम्ल से। एमआरएनए का संबंध होता है आपके डीएनए से, और डीएनए का संबंध आता है आपके गुणसूत्र से। आपका ऑप्शन जो डी होगा इसका, ठीक है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। 118वां क्वेश्चन है। जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किस का उदाहरण है? तो ये है आपके टिंडल प्रभाव, यानी कि ऑप्शन ए का उदाहरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 119वां क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लोक प्रशासन, सड़क, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा उपयुक्त में से कौन से सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का, वो है आपका ऑप्शन डी। ये सभी जो हैं वो सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करों में वृद्धि, व्यय में कटौती, अत्यधिक ऋण, उपयुक्त में से क्या सरकारी घाटे में कमी ला सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन जो सी है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 121वां क्वेश्चन है। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। कारण है, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई संगठित क्षेत्र की तुलना में कम होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये दोनों ही कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं की गई है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। इनकी कमाई भी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों से अधिक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 122वां क्वेश्चन है। खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, भूमि एवं सिंचाई, लघु विनिर्माण, उपयुक्त में से किसको या किनको गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलापों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1, 4 और 5, सी है केवल 1, 2, 3 और 5, और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो 122 का जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। भारत के गांवों में लोग कृषि के साथ साथ गैर कृषि उत्पादक गतिविधियों में भी संलग्न रहते हैं। गैर कृषि उत्पादक क्रियाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए कूट की कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला कथन दे रखा है, भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। दूसरा कथन है, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न दे रखा है। 124वां क्वेश्चन है। मुद्रा के संचलन से क्या तात्पर्य है? मुद्रा अधिशेष से समव्यवहार मूल्य का अनुपात, मुद्रा का एक इकाई से दूसरी इकाई में परिवर्तित होना, या मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उससे संबंधित है। तो 124 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। मुद्रा का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे मुद्रा का संचलन या वेग कहा जाता है। मुद्रा को विनियमन का माध्यम माना जाता है। इसके माध्यम से मुद्रा का हस्तांतरण होता है। अगला प्रश्न दे रखा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया। दूसरा है, इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा है, इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों, आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ये सारे ही कथन जो हैं वो सही हैं। इसके बाद 126वां क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें भी आपकी योजनाएं और उनके लक्ष्य दे रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का, वो है आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट होगा। 127वां क्वेश्चन है। धारणीय विकास लक्ष्य SDG पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया।
दूसरा कथन है धारणीय विकास का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 127 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। धारणीय विकास जो सर्वप्रथम है 1972 में नहीं बल्कि 1912 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास की वह धारणा होती है या अवधारणा होती है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 128वां क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल निर्धन लोगों के लिए निश्चित मजदूरी पर रोजगार के सृजन हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका जो पारित किया गया था वो किया गया था 2005 में। ऑप्शन बी आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी, और डी है आपका उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। तो 129 का जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। वस्तुतः राष्ट्रीय आय किसी देश की वास्तविक आय का वह भाग होती है जिसमें विदेशों से कमाई गई आय भी शामिल होती है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को इसलिए शामिल किया जाता है ताकि इनकी गणना जो है वो दो बार ना हो सके। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 130वां क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या शीतोष्ण वनों में? तो ये पाई जाती है सबसे ज़्यादा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, ऑप्शन है आपके जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, ऑप्शन सी है जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, ऑप्शन डी है जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नज़र आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु या पोषण स्तरों की कम संख्या? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोषण स्तरों की कम संख्या जो है वो जो संख्या है वो जीवों की संख्या में वृद्धि होती है जबकि जैव विविधता में कमी आती है। वहीं जैव विविधता की बढ़ोतरी में पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, उसकी आयु, मध्य व्यवधान सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 133वां क्वेश्चन है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से उस सबसे बाद के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पार्क के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो कि जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 में की गई थी जो उत्तराखंड में है। इसके बाद कान्हा जो नेशनल पार्क है उसकी स्थापना 1955 में की गई थी जो एमपी में स्थित है। काजीरंगा की स्थापना 1974 में की गई थी जिसे असम में स्थित किया है। और साइलेंट वैली जो 1984 में बना था जो है आपके केरल में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है अम्लीय वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है स्वचालित वाहन निर्यातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है कॉपर, लेड, कैडमियम या मरकरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 135 का वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, लेड जो है वो आपका सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड या सीसा का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होता है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न दे रखा है 136वां क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया था? स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, गांधी जयंती पर या पर्यावरण दिवस पर? तो ये प्रारंभ किया गया था ऑप्शन सी गांधी जयंती पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था। इस अभियान का उद्देश्य 2019 में गांधी जी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना था। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 5 मई की नहीं बल्कि 31 मई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? 1975 में, 1982 में, 1985 में, 1995 में? तो ये गठन किया गया था 1985 में। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। साथ ही 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण भी कर दिया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन सी ललितपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए जौनसारी जनजाति में संयुक्त परिवार का प्रचलन होता है। इन जनजाति में बहुपति प्रथा व्यापक है। यह पुरुष प्रधान समाज होता है जिसमें सबसे बड़ा भाई ढोगरा या स्याड़ा परिवार का प्रमुख होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है यूपी 141 यूपी बजट 2023-24 किस पर केंद्रित है? युवा और महिलाओं पर, किसानों पर, अवसंरचना पर या उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। 142वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युवा जनसांख्यिकी यूपी का अंतर्निहित ताकत है। यूपी भारत में एक आकर्षक निवेश गंतव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। ये दोनों ही कथन जो हैं वो सही हैं। 143वां क्वेश्चन है, यूपी सरकार के एक मॉडल सोलर सिटी की घोषणा की गई है। कहाँ की गई है ये बताना है, तो 143 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, अयोध्या। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंकिंग थी? तो इसकी जो रैंकिंग थी वो है ऑप्शन डी। जो दूसरी रैंकिंग थी वो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई थी। 145वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का क्या योगदान रहा है? तो 145 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 8%। अगला प्रश्न दे रखा है 146वां क्वेश्चन है, यूपी में कितने कृषि विश्वविद्यालय एग्रीटेक स्टार्टअप योजना शुरू करेंगे? तो ये शुरू करेंगे 4 यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है 147वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? सकल घरेलू उत्पाद का 3.64%, सकल घरेलू उत्पाद का 3.48%, सकल घरेलू उत्पाद का 4.64% और सकल घरेलू उत्पाद का 4.84%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, जीडीपी का 3.48%। अगला प्रश्न दे रखा है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूपी वार्षिक बजट का आकार क्या है? तो इसका आकार है 6.90 लाख करोड़। ठीक है, तो यूपी का जो बजट है 6.9 लाख करोड़ है, जबकि पिछले साल जो था वो 6.15 लाख करोड़ था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यूपी बजट 2023-24 के लिए 83 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसके लिए किए गए हैं? तो ये किए गए हैं महिला अधिकारिता के लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है आपका 150वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के अंतर्गत नहीं आता है? चित्रकूट, बांदा, औरैया या भदोही? तो ऑप्शन डी जो है यानी कि भदोही जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के अंतर्गत नहीं आता है। तो आज हम लोगों ने टेस्ट नंबर 10 को डिस्कस कर लिया है। ठीक है,